नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एक बार फिर से बहाली को लेकर हम बिहार की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि बहाली कब होगी, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जब आरजेडी विपक्ष में होती है तो बहाली के मुद्दे पर खूब अपनी बात रखती है। जहां धरना चलता है, धरना स्थल पर तेजस्वी यादव से लेकर छोटे बड़े सभी आरजेडी के नेता पहुंचते हैं, अपनी सहानुभूति भी जताते हैं। लेकिन अब जब बहाली देने का मौका आया है, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार है, तब डिबेट में बैठने को भी आरजेडी के कोई नेता तैयार नहीं दिख रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि डिबेट में हमने आरजेडी के नेताओं को बुलाया, कोई आने को तैयार नहीं है। चितरंजन गगन जी कल आए थे, आज उनके पास समय नहीं था। इसके अलावा भी मृत्युंजय तिवारी, बाकी अन्य नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई, किसी के पास वक्त नहीं है। बड़ा सवाल है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो सुर कुछ और होते हैं, और जब सत्ता मिलती है तो सुर बदल जाते हैं। हमारे साथ आज बीजेपी की तरफ से विनोद शर्मा जी बैठे हैं। संजय जायसवाल ने सांत्वना दिखाया है, सहानुभूति दिखाई है अभ्यर्थियों के प्रति। अब देखना होगा कि विपक्ष के दबाव के बाद क्या बिहार की सरकार बहाली को लेकर कुछ करती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ आज आलोक भी जुड़ेंगे, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके जो ग्रुप के लीडर्स हैं वो भी जुड़ेंगे। मिकू हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विनोद शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। विनोद जी, जब आप सत्ता पक्ष में थे तब तो बहाली अटकती रही, चलिए छठे चरण की हो गई, लेकिन सातवें चरण वाले इंतजार करते रहे। अब आप विपक्ष में आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। पहले भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर दबाव बनाते रहे, हमारे अध्यक्ष और हमारे नेता उनसे आग्रह करते रहे कि आप एक जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरा करके इन्हें नियुक्ति पत्र दे दें। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग उनके पास था, विजय चौधरी जी आश्वासन देते रहे, झूठ बोलते रहे। अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भी प्रश्न किए थे विधानसभा में, तो उसमें भी आदरणीय विजय चौधरी जी ने उस समय कहा कि हम जल्द इसकी प्रक्रिया पूरा करेंगे, इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। और लगातार हम दबाव बनाए रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा, और इन्हीं सब वजहों से वो हमारे साथ छोड़ करके अभी राजद के साथ गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पूरी पार्टी खड़ी है इनके साथ, और जरूरत पड़ने पर हम संसद से लेके सदन से लेके सड़क तक इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, इनकी हक की माने आपूर्ति करवाएंगे, इन्हें हम लोग नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट 2 दिन पहले बुलाया था शिक्षा मंत्री को, लेकिन उन्हें स्पष्ट कर दिया कि अभी इस पर कोई बात नहीं कीजिए। इसलिए शिक्षा मंत्री इस पर टाल मटोल कर रहे हैं, कोई जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं, कहते हैं जल्द होगा। जल्द का मतलब क्या? 4 वर्ष तो हम लोग भी देख रहे हैं गुजर गए। संयोग है कि हम लोग भी नहीं करवा पाए, चाह करके माननीय मुख्यमंत्री को दबाव दिए, लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार हुए। क्योंकि सच्चाई देखिए, बिहार के पास राजस्व नहीं है, पैसे का अभाव है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिसके कारण ये टाल मटोल कर रहे हैं। अधिकांश विभागों में समय पर वेतन नहीं मिल रहे। तो सही में सरकार की जो पॉलिसी है, जिसके कारण आज कटघरे में है बिहार सरकार, और कहीं न कहीं से काफी जो विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो पलटीमारी नीति है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है। और निश्चित रूप से इन्हें इसका निराकरण करना होगा। इन अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा एक बहुत लंबा समय, 4 वर्ष साधारण नहीं होता। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसके बाद भी नियुक्ति पत्र देने में क्या विलंब हो रहा है? ये तो माननीय शिक्षा मंत्री अभी चंद्रशेखर जी, क्योंकि शिक्षा विभाग से है, प्रोफेसर है, तो आशा जगी थी हम लोग को भी कि जरूर नियुक्ति करवा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में ये भी कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और अपनी बात को गोल मोल बता रहे हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि एक खींच कर ले जाना चाहते हैं चुनाव तक, और ये लोकसभा के पहले इनका नियुक्ति पत्र देने की जो मंशा बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। और बिहार की जनता और ये अभ्यर्थी देख रहे हैं कि इनके साथ मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विनोद जी बने रहिए हमारे साथ। मिकू पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिकू जी, कल आप धरना स्थल पर थे, भूखे रहने की वजह से आज आपकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज घर से ही आप अपना समर्थन तो धरना करने वाले अभ्यर्थियों को दे ही रहे, साथ ही अपनी बात बिहार तक के स्क्रीन के जरिए भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जरा फिर से बताइए कि कैसा लग रहा है? कल जब हम बैठे तो चितरंजन गगन जी का आश्वासन था, आज उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को मांग को लेकर के आप एक पटल पर हैं। और विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। हमारे बड़े भाई आलोक जी जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार।
बिहार तक देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगा कि जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि 4 साल कम नहीं होती है और सरकार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार इसको चुनावी मुद्दा बना रही है और हम शिक्षक अभ्यर्थी चुनावी मुद्दा बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी बहाली मतलब विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन होता है दिसंबर में हमें नहीं आती है, तो जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा के बाहर हमारी संख्या बल दिखाई जाएगी कि हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी भी क्या है। आप बताइए मैम कि शिक्षक जो होते हैं वो तबका दबका दूसरे को मुद्दा लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। हमारे भारतवर्ष जो बौद्ध बिहार है केवल शिक्षकों और विश्वविद्यालय की वजह से जाना जाता था प्रारंभ में। अभी की स्थिति क्या है कि यहाँ के जो राजनेता है उनके झूठे आश्वासन और पलटी मार की वजह से जाने जाते हैं। जब शिक्षा और समंजन मेडिकल की बात आती है तो केवल आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्दी पहल करते हैं। एक ही मांग है 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, अगर दिसंबर में नहीं आता है जब विधानसभा का सत्र चलेगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं है, खाना घराने से हैं। तो संजय जायसवाल जी जो बोले हैं, माननीय संजय जायसवाल जी, कि हम सदन को चलने नहीं देंगे शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, तो वो तो राजनीतिक तौर पर वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूरी में सदन के बाहर आंदोलन खड़ा करके वहीं पे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। बिल्कुल, आलोक भी हमारे साथ बने हुए। आलोक, वो दौर भी हमने देखा है जब 7वें चरण वाले मांग कर रहे थे कि 6th फेज के साथ हमें भी कंबाइन करके हमारी भी बहाली करवा दीजिए। तब 6ठे चरण और 7वें चरण के बीच में आपस में द्वंद्व चलता था। अगर इनके पक्ष में कोई ट्वीट हो जाए तो 6ठे चरण वाले जो है लेग पुलिंग शुरू कर देते थे, और अगर 6ठे चरण वालों के पक्ष में जो है अगर कुछ बात लिख दे तो 7वें चरण वाले जो है खिलाफ हो जाते थे। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि 6ठे चरण की बहाली हो गई है और आप लोग चाहते हैं कि भाई जो 7वां चरण है उनकी भी बहाली हो जाए ताकि शिक्षा का जो काम है वो अच्छे तरीके से चले। जैसा आप भी बताते हैं कि शिक्षक बहुत कम है और लोड बहुत ज्यादा है वर्क का, तो क्या कहेंगे? देखिए, 6ठे चरण के अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन समझ लीजिए कि जितने अभ्यर्थी थे बहुत अभ्यर्थी बच गए हमारे, और वो 7वें चरण के लिए अभ्यर्थी बने हुए हैं। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार में बीजेपी रहे, राजद रहे, कमोबेश स्थिति एक ही बनी हुई। आप देखिए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि 1 साल के अंदर हम 3 लाख शिक्षक बहाली करेंगे। 2 साल सरकार में बीजेपी के साथ में थी, लेकिन बहाली क्या हुई सब लोग को पता है। इसलिए अभ्यर्थियों को हमेशा ठगा ही जा रहा है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन अभ्यर्थी ही ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लगातार 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब 7वां चरण स्टार्ट होगा, लेकिन 7वां चरण अभी तक स्टार्ट होने का नाम नहीं है। तो यही है, सरकार किसी की बदले, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिहार के गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बिहार के गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं, और जब उन बच्चों को शिक्षक नहीं मिलेगा, जब शिक्षक भी नहीं रहेगा तो पठन पाठन का तो बात कैसे हो सकता है, खुद अंदाजा लगा सकते। एक डाटा है केंद्र सरकार के द्वारा RTA के पास मांगा था हम लोगों ने, उसमें आपको 40% सीट प्राइमरी में वैकेंट है और हाई स्कूल प्लस 2 में अराउंड 60% सीटें वैकेंट है। तो जब इतनी % सीटें वैकेंट है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पठन पाठन की स्थिति क्या है, बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और लगातार योग्य सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल, विनोद शर्मा हमारे साथ बने हुए। विनोद जी, कल आरजेडी के नेतागण जो हमारे साथ जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि भाई जब हम विपक्ष में बैठे थे, सरकार से बाहर थे, तो हमें अंदाजा नहीं था कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। आप तो सर थोड़े दिन पहले सरकार में भी थे, अब बाहर भी बैठे हैं, जरा आप भी बताइए कि क्या प्रक्रिया वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, या इसको बना दिया जाता है जानबूझकर कि बहाली को लटकाया जा सके और 2024 से पहले मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसको पेश किया जाए? क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा, कल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये सही बात है कि विभाग उनके पास रहे हैं लगातार, पहली बार राजद को उन्होंने दिया है, लेकिन राजद को इस बात को याद रखना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, दबाव राजद को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री पर कि हमारे वायदे भी हैं और आप हम इससे भाग नहीं सकते हैं। आप चाहें तो नियुक्ति पत्र की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं जिसमें
कोई कमी है, क्योंकि हम लोग सरकार में थे, सारी बातें हम लोग समझ रहे थे। आदरणीय जो शिक्षा मंत्री तत्कालीन थे विजय चौधरी से हमारे नेता बात कर रहे थे, वो भी बोले कि देखिए मुख्यमंत्री जी का क्लियरेंस होगा, हम कल घोषणा कर देंगे। लेकिन टाल मटोल, चूंकि मैंने कहा ना कि या तो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, या राजस्व नहीं जुटा पा रहे हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के जो है उनके अथी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनके पूरे परिवार पर असर पड़ रहा है, 4 वर्ष से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो कैसा आप कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं? सबके साथ सबके विकास की बात नीतीश कुमार जी जो दावा करते हैं सुशासन की, वो तो पूरी तरह से खोखला। लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, शिक्षा ध्वस्त हो गया है, स्वास्थ्य ध्वस्त हो गया है। तो आप क्यों मुख्यमंत्री बने हुए? नहीं चलता है तो अपने तेजस्वी यादव को ही समर्पित कर दे, ताकि वो कहें कहीं करके दिखा दे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से थक चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। उनकी स्मरण शक्ति भी जानने को तैयार है। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इससे अच्छा सुनहला अवसर उनके पास नहीं आएगा कि वो चाहे, सब लोग कह रहा है कि हम नियुक्ति पत्र दे दे, उनके साथी भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ रही है? या मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि हम सक्षम नहीं है इनको वेतन देने में, एक काम करें बाद में वेतन देंगे। ये भी कम से कम नियुक्ति पत्र करके काम करने के लिए हमारे जो अभ्यर्थी तैयार है, तो आप इनको नियुक्ति पत्र दे जितनी जल्दी हो सके और इनका संकट से उबारें। क्योंकि काफी लोगों की तबीयत देखिए खराब हो जा रही है, सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं बार बार कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति होगी तो कल होगी। आप देखिए 10,000 से पुलिस की बहाली दोबारा कर रहे हैं, जो पुलिस पहले से काम कर रहे हैं, ड्रेस पहन के कर रहे हैं, तो नाटक नहीं तो क्या कर रहे हैं? कई एक विभागों में वही हाल किया मुख्यमंत्री ने, तो इसको क्या कहा जाएगा? आप दोबारा दिखाना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं दूसरे विभागों में जो लगातार 6 महीने से काम कर रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से ये बच्चे और बिहार की जनता सारी बातों को देख रही है, और इनको अगर चुनावी मुद्दा ये चाहेंगे कि चुनाव में फायदा उठा ले, तो हमें नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा मिलेगा कि चुनाव के समय नियुक्ति पत्र देके अपनी वाहवाही लेंगे। वो संभव नहीं है, क्योंकि 4 वर्ष से ऊपर लगभग होने जा रहे हैं और उसके बाद भी आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग आपके अंडर में रहा और मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है। मुख्यमंत्री अगर कोई निर्णय लेता है तो कैबिनेट उसके साथ होती है, पूरा उसका गठबंधन उसके साथ होता है। हम लोगों ने दबाव लगातार बनाया था, तो छठे चरण की नियुक्ति हुई, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं टाल मटोल करते रहे, अपने शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाए। हमने कहा ना कि चंद्रशेखर जी को बुलाया था। चंद्रशेखर जी अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षा मंत्री व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, एक प्रोफेसर है और चाहते थे नियुक्ति पत्र दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें कहीं ना कहीं दबाव बनाया और वो बात बदल दिए। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मुख्यमंत्री की है। अब तेजस्वी यादव अगर सही में शिक्षकों के हित ऐसी हैं, बिहार के जनता के हित ऐसी हैं, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बना के इस समस्या का तत्काल निराकरण करावे। विनोद जी, एक बात कल आरजेडी के नेताओं ने या सत्ता पक्ष के लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने कहा कि भाई जो वित्त विभाग है वो तो बीजेपी के पास था और वित्त विभाग के पास हर विभाग का कंट्रोल होता है, और अगर बीजेपी की इच्छा शक्ति होती तो बहाली हो गई होती, बीजेपी लटकाती रही बहाली को। ये बात कही गई, इस पर आप कोई सफाई देंगे? ये वित्त विभाग नियुक्ति पत्र नहीं देता है, हर विभाग अपना अपना देता है। शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो मातहत उनके अंदर में सारा काम होता है, वो चाहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। वित्त विभाग ने कभी नहीं कहा कि हम आप लेटर मत दीजिए, हमारे डिप्टी सीएम ने नहीं कहा, तारकिशोर जी भी मांग करते रहे, विजय चौधरी से संपर्क में रहे, हम लोग बार बार आवाज उठाते रहे। और मुख्यमंत्री सर्वोसर्वा होता है, सभी विभागों का मालिक होता है, सबका वो आकलन कर सकता है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना कि आज चाहेंगे तो आज नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगी। टाल मटोल माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रहा है, इसके लिए पूर्ण तरह से मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जो युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव से है, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी सड़कों पर बैठे उनकी उम्र तेजस्वी यादव की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो तेजस्वी यादव की खुशकिस्मती है कि वो जो लालू यादव के बेटे हैं और वो सीधा उप मुख्यमंत्री बन गए, भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और इन अभ्यर्थियों की बदकिस्मती है कि एक अदनी सी नौकरी जिसमें 20-22 हजार की इनको सैलरी मिलेगी, उसके लिए ये कभी भूख हड़ताल करते हैं, कभी सड़कों पर बैठते हैं, कभी ठंड में ठंडी हवा खाते हैं, कभी गर्मी में लू के थपेड़ों को झेलते हैं। मिकू क्या कहेंगे? मैम देखिए, मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। कल भी मैं बोला था कि आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार केवल
बिहार सरकार में प्राइमरी की रिक्तियां 2,73,000 प्लस है। दूसरी चीज, जहां शिक्षक और छात्र के अनुपात को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में 70 बच्चों पे एक शिक्षक पढ़ रहे हैं, 70 बच्चों पे एक शिक्षक पढ़ रहे हैं। और होना चाहिए कितना? तो ग्रामीण क्षेत्र में 35 बच्चों पर एक शिक्षक को होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 30 बच्चों पर एक शिक्षक को होना चाहिए। तो ये बिहार की बदहाल स्थिति है। और जो तेजस्वी जी को लेकर के आप कह रही हैं, तो तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हमें मालूम भी नहीं है कि धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। उनको ये जानकारी नहीं थी। 1 या 2 दिन में जानकारी मिली है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है। वो भी कब? जब बीजेपी के तरफ से माननीय संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उसके बाद उनको उनका बयान आता है कि हमें अब जानकारी हुई कि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। साथ ही साथ इस बहाली को अगर लटकाने का कोई काम कर रहे हैं तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप जानिएगा तो आपको भी धक्का लगेगा। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसका कारण क्या है? जब हमारे साथी न्यूज 18 पर लाइव डिबेट कर रहे हैं, उस समय नीतीश जी का कॉल आता है अपने प्रवक्ता के पास, डॉक्टर सुनील कुमार जी के पास, और कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कौन है जो डिबेट में बैठा हुआ है, और रिकॉर्ड भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उतना समय है डिबेट देखने के लिए? अपने जो प्रवक्ता साहब है उनके पास कॉल करने के लिए उतना समय नहीं है कि साथियों चोर बहाली पैदा करके बोले कि कब दे रहे हैं। इसका मतलब आप हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में क्या लगता है आपसे हम डर जाएंगे? आप ठीक है बिहार के मुख्यमंत्री, आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आपसे डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग भी खाटी बिहारी हैं। और जब तक सातवें चरण बहाली नहीं दीजिएगा ना, राजनीतिक मुद्दा बनाइएगा, तो फिर आप भी राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाइएगा। क्योंकि आपके सत्ता के अदल बदल में केवल पिटते हैं तो अभ्यर्थी। हमने कल बोला था कि बिहार विधानसभा में एक सीट की कमी आ जाए तुरंत उपचुनाव हो जाता है। माननीय चितरंजन गगन जी क्या बोले? चुनाव की बात अलग है। क्यों? यही तो हमारे दुर्भाग्य है कि आपके लिए संविधान अलग है और हमारे लिए संविधान अलग है। अगर आपका भी बताइए ना, चितरंजन गगन जी या कोई भी प्रवक्ता है या कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनेता है, किनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? एक भी नाम की नहीं है ना, किन्हीं का भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए उनको दुख दर्द समझ में नहीं आता है कि बिहार के जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो तबका दबका है, जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, वो कौन है? वो SC ST और OBC के बच्चे हैं, या जनरल के भी बच्चे हैं तो बहुत गरीबी सीमा में है। लेकिन इन पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव डिबेट में अपने प्रवक्ता साहब डॉक्टर सुनील जी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये जो अभ्यर्थी बैठा हुआ है रिकॉर्डेड है, मैम आप कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। धमकियां दी जा रही है कि आंदोलन छोड़ दे, अनशन के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार के संविधान चलाया जाता है? आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान की रचना किए, अगर वो जिंदा होते तो भी तड़पते, जहां भी होंगे उनका आत्मा भी तड़प रही होगी कि हमने संविधान को निजात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके भारत की सारी समस्याओं को दूर कर दिया। और समय समय पर संविधान संशोधन होता है, पर ये नियमावली नहीं बन पा रही है। 4 वर्ष हो गया, क्यों? क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है वो तो बताइए। यानी आप लोकसभा बने रहिए हमारे साथ। आलोक के पास चलते हैं। आलोक, यहाँ पर आपकी भी एक लड़ाई रही है। जो छठे चरण वाले बहाली के लोग हैं, अभ्यर्थी थे, उनकी भी अपनी एक लड़ाई रही है। ये है कि आपका अंजाम अच्छा रहा, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तो सुर बदल जाती है, और सत्ता आती है तो भी सुर बदल जाते हैं। ये देखकर कैसा लगता है आलोक? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने विनोद शर्मा जी का सुना ही है। जब ये सत्ता में थे तो इनका घोषणा पत्र में था कि 1 साल के अंदर 3 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। सारे युवाओं ने उनको वोट भी दिया, सरकार भी बनी इनकी, लेकिन कमोबेश 2 साल होने के बावजूद भी 40-42 वैकेंसी आपको भरी गई। ये आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड ये। और अभी की बातें आप सुन रही है, तो सत्ता पक्ष में रास्ते भर में इन्होंने तो हमारी बहालियां नहीं की 3 लाख, जैसा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में था। लेकिन अब सत्ता पक्ष से जब बाहर है, चलिए कम से कम आवाज तो अभ्यर्थियों के बन रहे हैं। तो हम लोग के लिए अच्छा है कि विपक्ष मुद्दों को गंभीरतापूर्वक उठा रहा है, गंभीरतापूर्वक शिक्षक अभ्यर्थियों को ले रहा है। और शिक्षा को गंभीरतापूर्वक लेना बहुत जरूरी है। बिहार में शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। कई तरह के डाटा, कई तरह के आंकड़ों ने इसको स्पष्ट किया है। और शिक्षा की स्थिति तभी सुधरेगी जब पहले प्राइमा फेसी विद्यालय में शिक्षकों को पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए हम विनोद सर से आग्रह भी करेंगे, विपक्ष में रहकर ऐसे ही अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहिए। और भले ही सत्ता पक्ष में रहते भर में 3 लाख बहालियां नहीं हुई, कम से कम अब 3 लाख बहालियां करवा दी।
बिल्कुल, विनोद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, सत्ता पक्ष की तो अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि भाई सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जाए। अगर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है तो फिजिकली वहां पर पहुंचकर उनको जो है हिम्मत दिया जाए। हमने देखा था जब आरजेडी विपक्ष में हुआ करती थी तो इन मुद्दों को खूब भुनाती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी इन मुद्दों को नहीं भुना रही है, बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इन मुद्दों को सदन तक पहुंचाया जाए। आगे किस तरीके से आप जो ये अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे जो विधानमंडल दल के प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा जी, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो हम सदन नहीं चलने देंगे, सदन से संसद तक लड़ाई इनके पक्ष में लड़ेंगे। और जो अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि सत्ता में थे तो आप केवल वायदे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने हर संभव प्रयास किया नियुक्ति पत्र मिले, मुख्यमंत्री पर दबाव हमारे नेता बनाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नेचर जानते हैं कि किसी की बात नहीं सुनते। हमारे साथ भी थे तो वही, आज भी वही स्थिति है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम जो चाहे वही करें, लेकिन बिहार के विकास के लिए हम लोग उनके साथ खड़े थे। बहुत बातों को नजरअंदाज करके उनको सहयोग करते रहे, उनको समर्थन देते रहे, और बिहार में सही में प्रगति हुई। हमारे साथ जब रहे तो उस समय का आकलन, आज का आकलन, दोनों में अंतर आएगा आपको नजर। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री, मैंने कहा ना कि एक अच्छे आदमी है, चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, पुराने अनुभवी हैं, उनकी दिली इच्छा है कि हम इनकी नियुक्ति पत्र दे दें, उनका भी नाम हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जब तक सिग्नल नहीं देंगे, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं कि वो नियुक्ति पत्र बांटे या कोई निर्णय ले ले। कई एक बार अगर निर्णय लेते हैं तो मुख्यमंत्री भी बदल देंगे। हमारी सरकार में जब हमारे साथ थे तो कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे सीओ को, तो फाइल मंगा के उसको निरस्त कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो आप समझ लीजिए, एकदम डिक्टेटर है माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके निर्णय के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर वो सोचने पर विवश हो जाएंगे कि इनके साथ रहे कि नहीं रहे। हमें लगता है कि तेजस्वी यादव जी, राजद को ही डर सता रहा है कि ज्यादा दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार हमारा भी साथ छोड़ के चले जाए। क्योंकि नीतीश जी शिक्षा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो बहुत महत्वपूर्ण कमीशन होता है, उसमें एक अच्छे डॉक्टर को फंसा दिया है, दोबारा उनको पुनर्नियुक्त किया है। वो रोज आंख देखते हैं सैकड़ों लोग, उनके पास समय नहीं है, लेकिन कहने के लिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। आप देखिए इंटरमीडिएट काउंसिल ऑफ बिहार बोर्ड का क्या हाल कर रखा है। आनंद किशोर जो अच्छे अफसर हैं, उनको फंसा करके ऐसी जिम्मेवारी दे दी है, किसी प्रोफेसर को बनाते तो ज्यादा अच्छा शिक्षा का स्तर होता। इसी तरह शिक्षा के जितने भी है, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या अपने जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके, तो उनको बना रखा है, उसका भी हाल पूरा कर दिया बिहार शिक्षा का। इसी तरह आप जगजीवन राम शोध संस्थान में देखिए, वैसे ही लोगों को बनाया है जो नाकाबिल हैं, उसके लायक नहीं है, लेकिन मनपसंद जो चापलूसी करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, वैसे लोगों को ही सभी अहम पदों पर शिक्षा के बैठा रखा है और सत्यानाश के लिए कसम खाया है कि बिहार के शिक्षा का सत्यानाश कर देंगे। इन जो नियुक्ति नहीं हो रही है, कितना असर पड़ रहा है गरीब बच्चों पर, जो स्कूल जाते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास खाली रहते हैं, वो जाते हैं और केवल हवा खा करके स्कूल से लौट जाते हैं। उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है। बड़े बड़े विज्ञापन देने की, बड़े बड़े घोषणा करने की केवल है, जहां तस्वीर लगती है उसके लिए मूर्ति उखाड़ो और मूर्ति लगाओ अभियान में लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता अभी जगह पर लाई है और बच्ची कुची भी आने वाले चुनाव में इनको जगह पर ला के रहेगी। और मुख्यमंत्री जी, कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपने पहले काम अच्छा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो शक्ति है वो खत्म हो रही है, आपकी सोच की शक्ति कम होता है, इच्छा शक्ति आपकी मरते जा रही है। आप लगता है कि मन भरू होता है ना, मन भरू गांव देहात में मन भर गया है मुख्यमंत्री रहते रहते, तो आप छोड़ दीजिए इस पद को। आप सारे विभाग छोड़ दीजिए जो आपके प्रशासनिक विभाग हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने कोई विभाग नहीं रखा है, उसी तरह से आप स्वतंत्र हो जाइए और पूरा बिहार में घूमिए तो ज्यादा कहीं अच्छा काम होगा। बिल्कुल। मीकू बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। मीकू, जब हम लोग डिबेट करते, बिहार तक का देखिए डिबेट का एक स्तर है कि हम उसमें बीच में टोका टाकी नहीं करते। आप भी बोलेंगे तो विनोद शर्मा जी बीच में नहीं टोकेंगे, ना लोग टोकेंगे, इसलिए बीच में नहीं, आपको न मौका मिलेगा पूरा, आप बोलिए। मीकू, क्या आप बोलना चाह रहे थे बीच में, अब बताइए। सॉरी मैम, बीच में मैंने टोका टोकी की, लेकिन उसका कारण ये था कि विनोद शर्मा सरदेव थे, वो नियुक्ति पत्र बोल रहे थे। तो नियुक्ति पत्र तो बहुत दूर की बात होगी, अभी हमारी विज्ञप्ति ही नहीं आई, मतलब अभी हम आवेदन ही नहीं किए, तो आप नियुक्ति पत्र दिलवाइएगा कहाँ से। इसलिए मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा बता दिया जाए, फिर अगला कदम जो अगर बोले वो तो विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पे बोले। दूसरी चीज, सर के बातों से मैं सहमत हूँ।
अगर ये बहाली किन्हीं की वजह से फंसी है, इसमें केवल माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से फंसा है, उनको हर एक मामला संज्ञान में है, लेकिन जानबूझ करके मतलब अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए या जो कहिए इस बहाली को लटका कर रखा गया है। और जो सर बोले हैं कि ये चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, तो मैंने तो कल ही मैं इस डिबेट में बोला था कि चुनावी मुद्दा के लिए रखा गया है। हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो वादा किया, चाहे तेजस्वी जी भी हो, अगर वादा पूरा कर देते हैं तो आपको हाथ जोड़ने वोट मांगने की आवश्यकता होगी क्या? हम लोग जहां भी रहेंगे वो आपको वोट मांगने से पहले ही वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये हमारी बदहाली स्थिति है कि केवल वादा किया जाता है और आंकड़ा के बढ़ाया जाता है। जैसे तेजस्वी जी ने बोला कि हम पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, नीतीश जी ने और 10 लाख बढ़ा दिया। हम पूछते हैं कि आंकड़ा घटेगा कब? यानी सही मायने में अगर 10 लाख वादा किया गया तो शिक्षकों को अगर 3 लाख खाली पद है, 2 लाख खाली पद है, तो 2 लाख पदों को भरा जाए तो आंकड़ा 10 लाख से घट करके 8 लाख पर आएगी। तो आंकड़ा घटेगी तो अच्छा है कि आंकड़ा बढ़ेगी तो अच्छा है? आंकड़ा केवल हवा हवाई बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। पेपर में, न्यूज चैनल में हर रोज नियुक्ति पत्र मिलती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिहार की बदहाली है। बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम नौजवान पढ़े लिखे जो है वो बेरोजगार हैं। और ये बदहाल स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां पढ़ लिख गई तो रोड पर बैठाओ, हक अपनी मांग रही है चिल्ला चिल्ला करके तो डंडा और जेल जाने के लिए धमकाओ। तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और आप डरा धमका करके नहीं कुछ कर सकते हैं। और मैम आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि लाइव डिबेट में नीतीश जी का फोन कॉल आता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है लाइव डिबेट में अपने प्रवक्ता जी के पास कॉल करते हैं कि ये अभ्यर्थी जो बैठा हुआ है क्यों धमकाना चाहते हैं, क्या डिबेट में आना गुनाह है? आप क्या डराना चाह रहे हैं? हम लोग डरेंगे नहीं, हमारी जान चले जाएगी। ऐसी भी क्या हमारे पास है? पाने के लिए सब कुछ, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बना है एक शिक्षक बनने के अलावा। इसलिए हमें आप लोग डराइए नहीं। और 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है वो दिसंबर में हर हाल में दीजिए। बिल्कुल मिकू, जितना मैं आपको समझ पाई हूं, आप डरने वाले व्यक्ति नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी आपको क्यों न डराए। आपको देखकर ही लगता है कि आप एक निर्भीक व्यक्ति हैं और पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे, और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार तक की टीम लगातार आपकी आवाज बनी रहेगी। आलोक भी हमारे साथ है। आलोक, देखिए मिकू जैसे हजारों बच्चे हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा काम जो है, जो प्रोसेस है, जो विज्ञप्ति है वो जारी हो और हमें नौकरी मिले। और ये भी समझते हैं कि सियासत क्या चल रही है। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, 2014 की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है महागठबंधन का, इनको भी समझ आ रहा है। तो अगर सियासतदान सोचते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो आम आदमी नहीं समझता, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्या कहेंगे आलोक? देखिए 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन को सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के बड़ी थी। इसका कहीं ना कहीं कारण युवाओं का वोट था कि सारे युवाओं ने तेजस्वी जी की जो घोषणा थी कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सारे युवाओं ने उनको वोट दिया था। और यही कारण था कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की बनती है। लेकिन अब तक 3-4 महीने हो गए, तेजस्वी जी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ दोबारा बनी है, लेकिन अभी तक जितनी भी नौकरियां दी गई हैं, मुझे लगता है कि उसका विज्ञापन पहले निकला हुआ है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है नीतीश जी के साथ अगस्त में, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे विज्ञापन है जो अभी तक आए हैं। बल्क अमाउंट में जो विज्ञापन आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो अगर आरजेडी इसका श्रेय ले रही है कि हाँ ये सारी वैकेंसी का नियुक्ति पत्र हम बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि उस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट कब आया। अभी जितना नियुक्ति पत्र बट रहा है वो एडवर्टीजमेंट 5-6 महीना से पहले आया होगा, उसका नियुक्ति पत्र बट रहा है। अगर महागठबंधन आरजेडी को जाना है चुनाव में, चुनावी मुद्दा है, 10 लाख रोजगार या 20 लाख रोजगार अगर चुनावी मुद्दा नहीं है तो आपको रोजगार देने की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो सबसे बल्क अमाउंट में जो वैकेंसियां हैं वो शिक्षकों की ही है, स्वास्थ्य विभाग में है, तो उसमें वैकेंसी आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर शिक्षक की भर्ती होती है 2 लाख 3 लाख तो आरजेडी उसको 2024 के चुनाव में भुना सकती है। लेकिन आरजेडी ये सोच रही है कि हम सीधे 23 के लास्ट में लाएंगे और 24 के चुनाव में इसको भुनाएंगे, तो काफी मुझे लगता है कि लेट हो जाएगा। उनको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको भी क्लियर होने में टाइम लगता है, 6 महीना 8 महीना उसका प्रोसेस है। कभी कभी कोर्ट के द्वारा भी प्रोसेस को रोक लगा दिया जाता है। तो अगर कहीं वो ज्यादा लेट करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह होगा अगले चुनाव में। अगर वो अभी निकालते हैं वैकेंसी
तो अगर 23 में जनवरी फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाती है तो एटलीस्ट उनको कहने को रहेगा कि हाँ हमने 3 लाख की भर्ती की अगले चुनाव में, इस मुद्दा वो बना सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको टालेंगे तो मे भी अगर वो लेट करेंगे तो उनके लिए कहीं बाधा पड़ सकता है चुनाव में कि आपने जो वादा किया उसमें कोई भी पूरा आपने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, समझ तो आ रही है बातें लेकिन 70% समझ आती है। एक बार आप एग्जिट करके फिर से आ जाइए, फिर आपको जोड़ेंगे। तब तक विनोद शर्मा जी से ये सवाल। विनोद जी, जब 2020 का विधानसभा चुनाव था और तब आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया था कि पहले के लमसम 10 लाख नौकरी देंगे, सवाल तब भी नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के पुराने नेताओं ने उठाया था कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये जो है कहने के लिए बात बहुत अच्छी है लेकिन ये संभव नहीं है। तब आरजेडी मानी नहीं, उस नारे पर रिजिड रही कि भाई पहली कलम से नौकरी दे देंगे। और अब जब नौकरी देने की बात आई है तो जिनके पास नौकरी है ऑलरेडी उनको ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है दोबारा से, लेकिन जो नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं उनके बारे में कह रहा है कि भाई ये प्रोसेस बड़ा लंबा है, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। तो भाई जब आप विपक्ष में थे तो आपको समझ क्यों नहीं थी इस बात की? क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मनोदशा ठीक नहीं है, उनके विचार बदलते रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में हम देंगे, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहां से पैसे लाओगे, जेल से लाओगे, इतना आसान है क्या नौकरियां देना? तो सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी बातें बदलते रहते हैं, लेकिन इस बात को तेजस्वी यादव को मजबूती से, अगर वो शुभचिंतक हैं अभ्यर्थियों के, अगर बिहार में सही में चाहते हैं युवाओं का सपोर्ट लेना, युवाओं ने उन्हें सपोर्ट करके दिखाया है, तो उन्हें मजबूती से दबाव बनाना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी पर, क्योंकि वो नहीं करने वाले हैं। कड़वा सत्य है, क्योंकि शिक्षा विभाग, कोई भी विभाग मुख्यमंत्री के अंदर में होता है और वो तो लगातार उनके अंडर में था, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति नहीं जगी माननीय मुख्यमंत्री की, कोई भी इस बहाली को नहीं करवा सकता है। हमारे साथी कह रहे थे कि अभी तो विज्ञापन की बात होगी, तो निश्चित अंत चरण में आपकी नियुक्ति होगी, तो हम लोग की तो शुभकामना है कि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है विजय सिन्हा जी, अध्यक्ष जी, लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में दिखेगा सत्र में कि हम कितनी मजबूती से आपकी आवाज को उठाते हैं और बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं, और हर जगह हमने सुधार की बात की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतने दिन हमने सुधार के लिए बिहार में रखा था, अच्छे काम भी हुए थे, लेकिन इधर कहीं ना कहीं वो मनभरू हो गए हैं, अब काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं। जो तेजस्वी यादव कहते थे कि ये थक चुके हैं मुख्यमंत्री जी, तो हमें लगता है कि पूरी तरह से थक चुके हैं, इसलिए उन्हें ये पद छोड़ देना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि कम से कम कुछ अच्छे काम किए थे, उसकी याददाश्त बनी रहे। लेकिन लगातार अभी तो गलत ही काम इस राज्य में हो रहे हैं, अपराध चरम पर है पूरे बिहार में। आप देखिए क्या बदहाल स्थिति है। शिक्षा मैंने गिनाया कि जानबूझकर शिक्षा का सत्यानाश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आयोग लोगों को उस जगह पर बैठा रहे हैं जो पूरे शिक्षा को संचालित करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव जी नहीं उनसे लड़ाई लड़ते हैं, एक चिंता अगर करेंगे कि हम केवल डिप्टी सीएम किसी तरह बने रहें, तो उनकी भी पोल खुल जाएगी और मुख्यमंत्री की तरह लोगों को अविश्वास होने लगेगा तेजस्वी यादव पर कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। जब उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे साथी लड़ रहे हैं, जिनकी आवाज उठा रहे थे, और उनको पता नहीं है कि आंदोलन चल रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितने वो गंभीर हैं तेजस्वी यादव जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से इनकी लड़ाई लड़ेगा और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री पर विधानसभा के माध्यम से इन पर दबाव बनाएगा। बिल्कुल। मिकू हमारे साथ बने। मिकू, जो विपक्ष में रहता है, चाहे तेजस्वी जी हो, विनोद शर्मा जी हो, संदीप जायसवाल जी हो, जो विपक्ष में रहता है वो तो आपके कंधे पर तुरंत हाथ दे देता है। तेजस्वी भी जब विपक्ष में थे तो पहुंच गए थे आपके धरना स्थल पर, डीएम से रात को फोन पर बात कर रहे थे कि भाई इनको धरना देने के लिए कोई जगह दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जब लोगों के पास सत्ता होती है तब उनके सुर बदल जाते हैं, आपके हितों से उनको सरोकार नहीं रहता है, और जब आप अपनी परेशानी बताते हैं तो कहते हैं व्यक्तिगत हित पर ध्यान मत दीजिए। उनको कौन समझाए कि व्यक्तिगत हित तो बड़े लोगों का होता है, छोटे लोगों की तो व्यक्तिगत समस्या होती है। क्या कहेंगे मिकू? मैम, जब आप पहली बार किसी को धोखा दे रही है ना, तो धोखा खाने वाला गुनाहगार नहीं होता है, क्योंकि वो आप पर भरोसा किया। आपने जो चुनावी बड़ी बड़ी वादा किए, उस वादा पर अगर हम लोग धोखा खाते हैं तो हम लोग गुनाह नहीं किए। दोबारा आप फिर से वादा में आइएगा और हम आपके झांसे में आएंगे, उस समय हमारा गुनाह होगा। इसलिए तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी झांसे दिया करते थे और हम लोग भी उसे सर पर चढ़ा करके रखते थे। आज वो बात झांसे और वादे की नहीं रह गई, आज वो करने के लिए है
क्योंकि कथनी और करनी में फर्क होती है। अगर आप कथनी कह दिए तो करनी में अगर मान लीजिए कि 10% का है, 5% भी करेंगे तो कहने का मतलब कि आप कहेंगे ना कि हमने तो इतने साल में ही 5% कर दिखाया। लेकिन अगर आप केवल कह रहे थे और अभी आपकी सरकार है, वादा खिलाफी जा रहे हैं, तो फिर वादा खिलाफी का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आप युवा हैं, आप हमारी दुख दर्द संवेदना को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हमारा उम्मीद ही नहीं रहा है अब, क्योंकि इस बहाली को बदहाली लाने में उनका परम हाथ है और ये चीजें मैं समझ चुका हूँ। पहले मैं भी तेजस्वी जी का समझता था कि तेजस्वी जी पहली कलम से बोले थे नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कब समझ में आई जब लाइव डिबेट में फोन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और लाइव डिबेट 30 मिनट का था, 21 मिनट में बंद करवा दिया जाता है। ये हमारी दुख है, हम आंखों से रो पा रहे हैं। मैम कह भी नहीं सकते थे कि लाइव डिबेट 30 मिनट का 21 मिनट में खत्म करवा दिया जाता है। प्रवक्ता साहब के पास कॉल जाता है कि लाइव डिबेट में जो बच्चा है, मतलब फिर स्पीकर ऑफ हो जाता है। उतना पर ही सुनील जी का स्पीकर ऑफ हो जाता है। स्पीकर पे सभी लोगों ने सुना। शायद हमको लग रहा है कि विनोद शर्मा सर भी उस दिन थे। सर आप थे उस दिन? ना, हम नहीं थे, हमारे साथी थे, उन्होंने बताया, मनीष पांडे थे। और निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है मुख्यमंत्री का ऐसा एक्शन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा से मैंने भरा हुआ है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि एक धमकी देना चैनल पर, यह आश्चर्यजनक है। और हमारे जो प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि डॉक्टर सुनील बहुत शक पका गए जब मुख्यमंत्री का संजोग से उनका मोबाइल अथी था, स्पीकर ऑन था, इसलिए सब लोगों ने आवाज सुन लिया, रिकॉर्ड हो गया। तो माफी मांगनी चाहिए अभ्यर्थियों से और बिहार की जनता से माननीय मुख्यमंत्री को कि ऐसी हरकत, कम से कम इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए किसी मुख्यमंत्री को। अगर मुख्यमंत्री जी इतना नीचे गिर करके धमकी दे सकते हैं तो वादा है बिहार तक चैनल पे कि अब आप राजनीतिक तौर तरीका से विरोध करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन हमारी संवेदना और हमारे साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा हमारे करियर के साथ, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चंपारण सत्याग्रह के दोहराया जाएगा और हर गली हर चौराहे के घुमा जाएगा। अगर दिसंबर में हमारी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो चंपारण सत्याग्रह को दोहराया जाएगा और हर जिले, हर गांव, हर तरफ केवल शिक्षक का अभ्यर्थी ही देखेंगे। और चुनाव में अगर आप उतरिएगा आपके विरुद्ध में शिक्षक का अभ्यर्थी उतरेंगे। ध्यान रखें इस बात को, हर जगह आपके पटल पर विरोध किया जाए। मीकू, जो भी चैनल था, जो भी प्लेटफॉर्म था जहां पर डिबेट बंद करवा दिया गया, उसकी बात अलग है, उनकी अपनी समस्या, उनकी अपनी वीकनेस होगी। लेकिन बिहार तक की तरफ से मैं आपको आश्वासन देती हूं कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे लाइव डिबेट को बंद करवा दे। कल जब हमने इशू को उठाया और आप लोगों ने दोबारा मांग की कि मैम एक बार फिर से बीजेपी को बुलाकर भी इस इशू को उठाइए, हमने आपको आश्वासन दिया। हाँ, नीतीश कुमार का जोर उनके प्रवक्ताओं पर या तेजस्वी यादव का जोर उनके प्रवक्ताओं पर चल सकता है। वो अपने प्रवक्ताओं को बैन कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पर अगर डिबेट हो तो आप मत जाइए, लेकिन फिर भी डिबेट हमारा नहीं रुकेगा और यहाँ पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार ने कहीं पर ऐसी हरकत की है तो उन्होंने अपनी छिछालेदार करवाई है। आपकी जो कंडीशन है उससे तो और पूरी तरीके से लोग अवगत हो गए। ऐसी चीजें तो वायरल होने में कितना वक्त लगता है आपको ही पता है। मिट्टू, आलोक हमारे साथ बने हुए। आलोक, जरा देखिए कि अभी की जो हम स्थिति पर अगर हम गौर करें तो एक और तो गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं मिकू के सहयोगी, तमाम सातवें चरण की बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी है वो सब बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि भाई जो विज्ञप्ति कब जारी होगी। अगर आपको 24 के आसपास भी नियुक्ति पत्र देना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम प्रोसेस तो शुरू कीजिए। यही बात मिकू भी कह रहे हैं कि एक ठोस आश्वासन तो हो, ठोस भरोसा तो हो कि नौकरी मिलेगी। तो जो 4 साल इंतजार किया, कुछ महीने ये लोग और इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन वो ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। जी, अभ्यर्थी बहुत दिनों से सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन नियमावली का हवाला देकर रोका जा रहा है कि विज्ञापन नियमावली को लेकर रुकी हुई है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है और सारे अभ्यर्थी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी नियमावली बन रही है जो लगभग 8-9 महीने से सुन आ रहा है कि नियमावली आने वाली है, लेकिन अभी तक नियमावली बन के आ नहीं रही। और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं या जो भी मंत्री जी हैं वो भी आके ट्वीट किए हैं नियमावली के संदर्भ में कि हम नियमावली देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियमावली का कोई अता पता नहीं। अब देखते हैं हम लोग अगले कैबिनेट में नियमावली के संदर्भ में कोई निर्णय होता है कि नहीं होता है, उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और अभ्यर्थी भी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि अगले कैबिनेट में कहीं नियमावली आ जाए तो बहाली के लिए नोटिफिकेशन भी शीघ्र आ जाए। और ये हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सरकार से, मंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी, कि जल्द से जल्द नियमावली पब्लिश करके और हम लोग का विज्ञापन 7th फेज के अभ्यर्थियों का निकाला जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। मिकू हमारे साथ लगातार बने हुए। मिकू, क्या कहेंगे? अगर कुछ ठोस आश्वासन हो तो कुछ महीनों का इंतजार और करने को आप तैयार हैं क्या? मैम, हम लोग 4 साल से तो इंतजार ही कर रहे हैं ना। दिसंबर हम लोगों का आखिरी है, दिसंबर तक इंतजार करेंगे। अगर दिसंबर से एक दिन भी देर होगा तो हम लोगों के लिए वो इंतजार की घड़ी एक मौत की घड़ी के बराबर है। इसलिए नहीं करेंगे इंतजार। पूरा दिसंबर बहुत हो गया, क्योंकि उसके बाद बहाली कराने में भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहाली दे दिए और महीना दिन के अंदर में कंप्लीट हो गए। बहाली दीजिएगा, महीना दिन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद महीना दिन के लिए फॉर्म फिर आप भराइएगा, 2 महीना तो इसी में चला जाएगा। और 2 महीना बाद प्रक्रिया जब शुरू होगी तो लगभग 6 से 7 महीना लग जाएगा। क्या मैं गलत हूँ अलग भैया? हाँ, इसमें समय लगता है। आवेदन का तिथि कम से कम 1 महीना होगा, 1-1.5 महीना काउंसलिंग का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए होता है, तो टाइम लगता है। कम से कम 2-3 महीने समय लगते हैं मिनिमम उसमें। अगर और सरकार इस बीच बहुत क्या तेजी से रहेगा? करेगी, बहुत तेजी में भी और करेगी तो कम से कम 2-3 महीने का समय लगेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नियमावली पब्लिश करके और विज्ञप्ति पब्लिश किया जाए जल्द से। 2-3 महीना तो भैया बिल्कुल जो आप बोले केवल फॉर्म भरवाने में लगेगा, 2 महीना तो फॉर्म भरवाने में 2-3 लगेगा। महीना महीना मैंने दिन बोला क्या? अगर उसके बाद महीना अगर दिन। सरकार और मैं बहुत कहूंगा, जल्दी में करेगी तब, मैंने बताया कि सरकार अगर बहुत जल्दी में करेगी तब 2-3 महीने लगेंगे। और जल्दी कितना होता है बिहार में तो आपको पता है कि बिहार एसएससी +2 लेवल का जो परीक्षा हुआ था 2014 में, 22 में उन लोग की ज्वाइनिंग हुई है। पता ही होगा 2014 से 2022 8 साल लग गए थे बिहार एसएससी को। एक हम भी इसलिए कहना हम लोग का चाहेंगे। भी देखिए 19 में विज्ञापन निकला था छठे चरण का, 19 में विज्ञापन जुलाई में निकला था और फरवरी 2022 में हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है। तो समझ लिए 3 साल तक लटके रहे, भटके रहे हम। यही हाल है। अप्लाई कराने के बाद भी कई तरह की बाधाएं आती हैं, सरकार के द्वारा भी, अभ्यर्थियों के द्वारा भी कई तरह की बाधाएं उत्पन्न की जाती है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द नियमावली को पब्लिश करे और जल्द से जल्द विज्ञापन 7वें चरण के लिए विज्ञापित करे। हम अभी कहना चाहेंगे विनोद जी हमारे कि साथ बने हुए। जी जी जी, विनोद जी हमारे साथ बने। विनोद जी, क्या लगता है, जो तेजस्वी यादव ने पहले सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी की बात की थी, वही आरजेडी जेडीयू की सरकार जो है अब विज्ञप्ति जारी करने में भी समय लगा रही है। क्या लगता है, वो जो दावा था वो इमेच्योरिटी थी क्या आरजेडी की? देखिए, मैंने पहले ही चर्चा किया कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय बदलते रहता है और तेजस्वी यादव को भी डर लग रहा है कि कहीं हम दबाव बनाएंगे तो कहीं मुख्यमंत्री फिर मेरा साथ छोड़ के ना चले जाए, बिना कुर्सी के हो जाएंगे, फिर प्रतिपक्ष में आ जाएंगे, फिर अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जब तक ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे तेजस्वी जी तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव जरूर बनाएगी। हम लोग का विश्वास है कि मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ेगा जो है विज्ञापन निकालने के लिए और इनका जो नियमावली निकालने के लिए। और ये लड़ाई जब तक पूरी नहीं होती है हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पहले भी मैंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पीछे कभी नहीं रही, साथ में थी, लेकिन दबाव बनाती थी, लेकिन एक सीमा तक। सही बात है कि मुख्यमंत्री का दिमाग विचलित होते रहता है, कभी कोई निर्णय ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार दबाव में निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा। बिल्कुल, अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होगा, ये भरोसा तो है, लेकिन बड़ा सवाल है कि वो निर्णय होगा कब? मिकू, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, जब लाखों सीटें हैं खाली, जब लाखों करानी है बहाली, तो समय क्यों है गवानी? तो समय क्यों है गवानी? कहना चाहेंगे कि बिहार में काबा, जैसे यूपी में काबा बोला जा रहा था ना, अब इसमें इसी तरह पर चलेगा कि बिहार में काबा, बिहार में काबा, चाचा भतीजा के सरकार बा, बिहार बदहाल बा, पढ़ल लिखल युवा लगभग सभे बेरोजगार बा। यह बिहार में बा। बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 15 वर्ष से ऊपर रह चुके हैं, फिर भी हमारी संवेदना को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, आलोक हमारे साथ बने हुए। आलोक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। सुशासन बाबू, उनकी जो सुशासन है, या कहते हैं कि भाई जो हमारा काम करने का तरीका है वो मेरी यूएसपी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव की रेपुटेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑन स्टेक है, क्योंकि युवा नेता है, उम्मीदें उनसे सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को है, बिहार को है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी अगर दांव पे लगी हुई है तो तेजस्वी यादव जी की ही लगी हुई है, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी वायदों में 10 लाख रोजगार की बात पहले कैबिनेट से की थी। खैर वो तो सरकार में नहीं बने फिर, लेकिन जब दोबारा पलटी मार सरकार फिर दोबारा गठित हुई तो कम से कम महागठबंधन फिर से सत्ता में आ गई है।
अभी भी युवा कम से कम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगर 10 लाख की बात किए हैं तो कम से कम 5 लाख 6 लाख तो देंगे जरूर। और यदि 5-6 लाख भी अगर देंगे तो उसमें मिनिमम 2 से 3 लाख तो आपको शिक्षकों के पद देना ही देना है। इसलिए अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो 3 लाख पद कम से कम शिक्षकों का है, शिक्षा मंत्री जी भी इस बात को बोले हुए हैं कि 3-3.5 लाख पद हम केवल शिक्षा विभाग से वैकेंसी निकालेंगे, तो उन वैकेंसी को जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अदरवाइज आरजेडी की क्रेडिबिलिटी पे युवाओं का विश्वास धीरे धीरे उठते जा रहा है, क्योंकि जिस युवा जोश के साथ तेजस्वी जी ने वादा किया और सारे युवाओं ने उनको मत देकर 2020 के चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनाया था विधानसभा के चुनाव में, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी उनके दांव पे लगी हुई है। और मुझे लगता है कि वो भी इसके लिए पहल करेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती आए और अन्य जो विभाग है उसमें भी जो पद हैं उनको विज्ञापित किया जाए, क्योंकि जितने भी नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं पिछले 2 महीने में तेजस्वी यादव जी के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कहीं ना कहीं वो नियुक्ति पत्र का विज्ञापन जो है वो इनके सरकार में आने से पहले यानी बीजेपी जब साथ में थी उस समय के विज्ञापित सीटें हैं। इसलिए उसको अपना क्रेडिबिलिटी पे वो लेंगे क्रेडिट इस चीज का कि ये हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होगा। अब उनकी सरकार अगस्त में आई है, अगस्त के बाद जो जो विज्ञापन निकलेगा, जो जो नियुक्ति पत्र वो बांटेंगे हम युवाओं के लिए, तो वही माना जाएगा कि आरजेडी के सरकार के द्वारा या आरजेडी महागठबंधन के द्वारा पहल की गई सीटें हैं। अदरवाइज पहले की विज्ञापित सीटों पे जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उस पे युवा ये नहीं समझेंगे कि महागठबंधन के द्वारा ये बांटा गया नियुक्ति पत्र है। आलोक, एक सवाल आपसे और, सवाल ये कि जब जीतन राम मांझी जो है या फिर चितरंजन गगन हुए, तेजस्वी यादव खुद क्यों ना हुए, पहले ये सब बड़ा सपोर्ट किया करते थे 7th फेज की बहाली को लेकर, अब मांझी भी चुप है, तेजस्वी भी चुप है, चितरंजन गगन का भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, देखकर बुरा लगता है क्या? जी बुरा तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब भी विपक्ष में लोग होते हैं बड़ी बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में आने के बाद अभ्यर्थियों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। खुद माननीय तेजस्वी जी जब 6ठा चरण का आंदोलन हम लोग का चल रहा था उस समय वो आए हुए थे, डीएम साहब को फोन किए हुए थे, बहुत वायरल भी हुआ था ये वीडियो। लेकिन अभी 7वें चरण के अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं, एक बार धरना पे बैठे जुलाई में इनको प्री शेड्यूल देने का वादा किया गया, प्री शेड्यूल भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया गया। लेकिन फिर दोबारा अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 20-25 दिनों से, अब तो भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से माननीय तेजस्वी यादव जी या माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी उनके बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए मंत्री हैं वो मिलने के लिए अभ्यर्थियों से नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है और ये संवेदनहीनता उनको आने वाले चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए। बिल्कुल, विनोद जी हमारे साथ बने। विनोद जी, जब विपक्ष में थी आरजेडी तब डिबेट में आना तो बहुत ही छोटी बात है, तेजस्वी यादव खुद ट्वीट करते थे, खुद धरना स्थल पर पहुंचते थे, बहुत सारी चीजें करते थे अभ्यर्थियों के लिए, चाहे 6ठे चरण की बात हो या फिर 7वें चरण की बात ही क्यों ना हो। आज स्थिति ये है कि आज आरजेडी का कोई प्रवक्ता इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको विशेष पहल करना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है बिहार का और वो खुद प्रोफेसर हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हें धरना स्थल पर जाना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, डेट तिथि बतानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए कि बहुत जरूरी है बिहार के शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चंद्रशेखर जी अब कितना सफल होते हमें नहीं लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव का दबाव इन पर भी होगा कि आप अपने स्तर से पहल मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो तेजस्वी यादव कमजोर पड़ रहे हैं इस मामले में, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें। सत्ता में तो अब आ गए हैं, अब वायदे पूरे हो ना हो उनको इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम लोग याद दिलाएंगे उनके वायदों को और उनको दबाव तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री पर बनाएंगे कि आप अपने वायदों को पूरा कीजिए। अभी मौका मिला है, बिहार की जनता को दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं। और कहीं न कहीं से अगर राजस्व की कमी है तो आप बात कीजिए इन शिक्षकों से कि हम पार्ट वाइज वेतन देंगे, आप जोड़ के इनका टोटल वेतन दीजिए। तो अपनी कमी को बताइए, जरूर सहयोग करेंगे अभ्यर्थी। और आप अभी तक तो यही काम करते रहे हैं, साल भर में वेतन, अभी भी यूनिवर्सिटी में 6 महीने के बाद वेतन जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? इनकी बहाली हो जाएगी, कम से पढ़ाई तो शुरू हो जाए, गरीबों को एक शिक्षा का संचार तो शुरू हो जाए। और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो आज इस पर कार्रवाई होगी और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, मीकू हमारे साथ बने। मीकू, स्थिति बिहार की ऐसी है कि सैलरी बेशक देर से आ जाए लेकिन नौकरी मिल जानी चाहिए। बेरोजगारी का स्तर देखिए, सुनकर अजीब लगता है।
बिल्कुल मैम, देखिए हम लोग तो बेरोजगार हैं और हमारी कामना है कि जितना जल्द हमें रोजगार मिले, और ये रोजगार तभी मिलेगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। तो रह गई वेतन का, तो वादा है अगर वैसा कुछ है आप बहाली कराइए, और 6 महीना साल भर जितना दिन पेमेंट नहीं देना है नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम शिक्षक बनने के लिए एक टैग तो लगाइए। कितनी बहन ऐसी है जिनकी शादी विवाह रुका हुआ है केवल इसलिए कि वो शिक्षिका नहीं बन पाई है। कितने भाई हमारे वैसे भी हैं जिनके शादी ब्याह रुका हुआ है, और कितने का तो शादी ब्याह जो दाम्पत्य जीवन भी है वो भी टूट चुका है बेरोजगारी की सालम में। तो एक पहल कीजिए। कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो धीरे धीरे आप पर दिख रहा है। आपसे एक पहल है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है। अगर आप अपनी हमारी वादा को पूरी करते हैं, दिसंबर में हमारी विज्ञप्ति आती है, तो एक विश्वास आप पर और हमारा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमारी संवेदना आपके साथ होगी यदि हम शिक्षक बन जाएंगे। तो रही बात राजस्व की, तो राजस्व कम बेसी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शिक्षक का वेतन तो जो विनोद शर्मा सर कह रहे हैं कि 6 महीना साल भर लटका दिया जाता है, तो उसमें हम लोग भी शामिल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, हमारा भी लटक जाएगा कुछ दिन के लिए। लेकिन हाँ, कम से कम बिहार में जो गरीब गुरबे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको तो एक शिक्षक मिल जाएंगे, उनको तो बदहाल स्थिति दूर हो जाएगी। क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में सुकन्या मैम केवल गरीब गुरबे के बच्चे ही पढ़ते हैं। विनोद शर्मा सर इस बात को पुष्टि भी करेंगे या फिर अपनी बात को रखें कि बिहार में कितने ऐसा नेता मंत्री विधायक या अधिकारी हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में भोजन को ग्रहण करते हैं। कोई ऐसा नहीं है। इसलिए इन जो राजनेता है उनको चिंता युवाओं का भविष्य की नहीं है। अगर ऐसी होती उनके बच्चे पढ़ते। केवल बोला जाता है केजरीवाल मॉडल। अरे भैया, केजरीवाल मॉडल बिहार में लागू करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल मॉडल केवल मुंह से नहीं किया जा सकता है। हम भी सोचते हैं कि अमेरिका चले जाएं, तो सोचने से चले नहीं जाएंगे, उसके लिए प्रोसेस होती है, वीजा वीजा बनवाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सोच आपकी वही तक है। इसलिए एक पहल है कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दिसंबर तक दे दीजिए। अगर नहीं आती है तो हमने बोला ना कि चंपारण सत्याग्रह तो हर गली हर मोहल्ले हर जिला से निकलेगा, और इसके लिए हमारी आवाज एक आवाम होगी। बिल्कुल, आलोक भी हमारे साथ बने हुए। आलोक, आप भी पहले अपनी समस्या ऐसे ही बताया करते थे कि मैम जो लोग हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं 6th फेज के, उनकी भी शादी, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे लड़कियों की शादी हो या लड़कों की भी शादी क्यों ना, सब अटकी हुई इस नौकरी के पीछे। अगर ताजा स्थिति की हम बात करें तो जीवन में आपके क्या बदलाव आया नौकरी आने के बाद, और साथ ये भी बताइए कि आप लोगों की सैलरी में कितना डिले होता है, कितना वक्त लगता है सैलरी आने में? देखिए, बदलाव तो आया ही है। सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद अब अभ्यर्थियों के जो भी जिनको मिल गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे थे जो कुमारे थे, उन सबकी शादियां हो गई, फैमिली सेटल हो गया। ऐसे ही अब अभी जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा है कि शादी विवाह जो उनका रुका हुआ है इन्हीं कारणों से, कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चीज होता है, शादी विवाह में बाधा बनता है। और जहां तक सैलरी की बात है तो सैलरी अप टू डेट ही लगभग है। सैलरी हम लोग को स्टार्टिंग में शुरुआत में 3-4 महीने 5 महीने बाद मिला था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम वगैरह होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम के बाद जो है सैलरी हम लोग को मिलना शुरू हो गया, और अब तक लगभग सैलरी हम लोग का अप टू डेट ही चल रहा है। केवल अक्टूबर महीने का बाकी है, बाकी लगभग सब मिल चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है वेरिफिकेशन के बाद कम से कम सैलरी टाइम टेबल से दे रही है। ये अच्छा, सैलरी में अप टू डेट है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जो अच्छा है सरकार की तरफ से उसका बखान भी करना चाहिए, और जो कमी है उस पर भी सही बात है, जेन्युइन है, धरातल पे जो दिख रहा है वो बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, एक चीज बताइए कि यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष तो मजबूत है, जितने विधायक चाहिए उससे ज्यादा विधायक है उनके पास, कंफर्टेबल गवर्नमेंट है, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकती है, फिर भी इस चीज में डिले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विपक्ष भी कमजोर नहीं है। स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतरीन रहा था, और अगर कुछ सीटों पर और बीजेपी लड़ जाती, जेडीयू नहीं लड़ती, तो हो सकता है बीजेपी की सरकार बिहार में होती। तो उस मजबूत जनाधार का इस्तेमाल क्या आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए करेंगे कि ताकि 7th फेज की बहाली हो जाए? देखिए सुकन्या जी, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे टीएलपी लीडर दोनों ने कहा है कि हम मजबूती से इनकी लड़ाई लड़ेंगे, और बिहार की जो भी विकास की बात होती है उसमें हम मजबूती से खड़े रहते हैं। और इन गरीब जो बच्चों जिनका पढ़ाई सफर हो रहा है उनकी चिंता हमें ज्यादा है, और अभ्यर्थियों का भी जो है समय बेवजह बर्बाद हो रहा है।
उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये नजर आएगा जो अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसमें दिखेगा हमारा जो विपक्ष का रोल है किस तरह मजबूती से लड़ते हैं और सरकार पर जितना भी होगा दबाव बनाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएंगे और उन्हें बाध्य करेंगे कि अपने निर्णय पर आए और जो जरूरत है उसको समझे, क्योंकि समय जाने के बाद क्या फायदा। बेचारे तबीयत खराब हो रही है, इनके शादी ब्याह में व्यवधान हो रहा है, बहुत तरह की बाधाएं आ रही है, उनको ये झेल रहे हैं। तो इनकी समस्या को अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी सही में कुछ अच्छा भी काम किए थे, वो सारी चीजें इनकी बेकार जाएगी, क्योंकि देखिए शिक्षकों की बददुआ बहुत बुरा होती है और शिक्षक ही सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं, जो समाज को दिशा निर्देश देते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं किसी भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, क्योंकि इनकी भूमिका बूथ से लेकर के एक माने सब जगह होती है और जनता में एक बहुत बड़ा मैसेज इनके माध्यम से जाता है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से मानवतापूर्ण सोचेंगे और इस बार विधानसभा सत्र के बाद तत्काल इनके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। विनोद जी, आज आपको बीजेपी की तरफ से चर्चा में मैंने इसीलिए बुलवाया, स्पेशली रिकमेंड करके, क्योंकि आपकी एक अच्छी बात है कि आप सिर्फ विपक्ष के तौर पर हमला नहीं बोलते हैं। जो बातें आपको ठीक लगती है या जो व्यक्तित्व ठीक लगता है उसकी आप बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं और बहुत ज्यादा आलोचना में नहीं जाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए विनोद जी आपका शुक्रिया। साथ ही मिकू पाल भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। आलोक, नौकरी मिलने के बाद भी आंदोलन में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए आलोक आपका शुक्रिया। और चलते चलते अपने सभी दर्शकों को, साथ ही 7वें चरण के अभ्यर्थियों को बिहार तक की टीम ये भरोसा दिलाएगी कि जब तक आपकी बहाली नहीं होती तब तक हम ऐसे ही आपकी आवाज बनते रहेंगे। मिकू, फाइनल कमेंट। एक मिनट मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी देश के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो हमारा सत्ता पक्ष विपक्ष सब भाईचारा, अखंडता और एकता का परिचय देते हैं। उस समय कोई पार्टी कोई विपक्ष नहीं होता है, सभी लोगों को लगता है कि हमारा देश जो है वो आबाद रहे, हम अपने देश की वजह से पहचान बनाए। तो शिक्षा और शिक्षक और जो मतलब समन्वय एक होना चाहिए दोनों का बीच में, क्या पक्ष क्या विपक्ष भूल करके बिहार को बहाली कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा है तो फिर आप राज्य का स्तर भी ऊंचा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जितना सत्ता पक्ष के बहाली कराने में भूमिका होनी चाहिए उतना विपक्ष का भी होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा विनोद कुमार शर्मा साहब, कल हमने आपका डिबेट जो सत्ता पक्ष के साथ करवाया और आज हमने विपक्ष को बिठाया है कि हम ये दर्शकों तक पहुंचा दें कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत है, फिर भी डिले क्यों है। आपने ठीक कहा कि जब देश हित की बात आती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत हो जाते हैं। इसके अलावा जब विधायकों और सांसदों की सैलरी बढ़वाने की बात आती है उस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत होते हैं, तुरंत जो है प्रस्ताव पास हो जाता है दोनों सदन से। अब देखना होगा कि आपकी बहाली कब होगी, लेकिन भरोसा यही कि जब तक बहाली नहीं होगी हम आपकी आवाज बने रहेंगे और हम पर किसी की धमकी नहीं चलेगी। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सभी दर्शकों और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को